हेलो एवरीवन, इट्स मी रीति सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटनी। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था, तो आई होप वो वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप क्रेब्स साइकिल को भी समझ पाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। अब हम ये इस वीडियो में देखेंगे कि हमें क्रेब्स साइकिल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा गया, इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा गया, ये इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस से तो हमें एनर्जी मिल ही रही थी, तो हमें क्रेब्स साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही थी। यानी कि ये कि ग्लाइकोलिसिस से हमें सिर्फ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जबकि जब ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट अभी आगे और टूटेगा, यानी क्रेब्स साइकिल में भी आप देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि अभी पायरुवेट अभी और टूटेगा, और फिर टूटने के बाद क्या मिलता है हमको, CO2 और H2O मिलता है। और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा गया, ये सारी चीज़ें आज भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। किसी भी साइकिल को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम साइकिल तो पढ़ ही लेते हैं, अगर हम उसको समझ नहीं पाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, उसे रट लेते हैं साइकिल को, और क्या करते हैं, उसे एग्जाम में लिख देते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपटीशन के लिए किसी भी साइकिल को समझना यानी बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम साइकिल को समझेंगे नहीं, उसके स्टेप वाइज को समझेंगे नहीं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी कंपटीशन में इससे रिलेटेड, अगर साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि हमने तो इसे रटा हुआ है, तो हम भाई पढ़ेंगे कैसे? जब हमने इसे रट लिया है तो हम उसे सॉल्व तो करेंगे नहीं, छोड़ के चले आएंगे। जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साइकिल को अच्छे से समझना चाहिए। तो उम्मीद मेरी पूरी यही रहेगी कि मैं आपको इस साइकिल को अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, पायरुवेट को लेंगे। अब हम इस पायरुवेट को लेंगे तो पहले ये देखेंगे ये पायरुवेट आखिर पाया कहाँ जाता है। तो पायरुवेट जो होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन क्रेब्स साइकिल तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, और ये पायरुवेट जो होता है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो पायरुवेट से सीधा क्रेब्स साइकिल तो नहीं चल सकती, लेकिन पहले पायरुवेट को एंटर करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जब ये मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के एंटर करेगा तभी क्रेब्स साइकिल चलना स्टार्ट होगी। तब ये पायरुवेट जो है आगे अभी कन्वर्ट होगा, वो भी किस में, एसिटाइल को एंजाइम में। अब ये एसिटाइल को एंजाइम 2 कार्बन का होता है, और ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन का होता है। जब ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम में, तब ये किस एंजाइम की हेल्प से होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन ही, और एज का मतलब होता है एंजाइम, मतलब कि 1 हाइड्रोजन का रिमूवल। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट कौन करेगा भाई? जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको एक्सेप्ट भी तो कोई करेगा, तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा, वो है NAD कहेगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो NAD जो होता है NAD+ एक्सेप्ट करेगा और हो जाएगा आपका NADH। अब NADH, अब यहाँ पे क्या होगा कि CO2 का भी रिमूवल होगा। जब CO2 का रिमूवल होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि आपको डिहाइड्रोजिनेज भी हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, और यहाँ पे एक कोएंजाइम का एडिशन होगा, जिससे आपको मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम, यानी यहाँ पे कोएंजाइम आपको मिल जाता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये आगे अभी और चलेगा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है आपका ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन का होता है। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से ही प्रेजेंट है, ये आगे चलेगा और क्या होगा, सिट्रेट। यानी कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो इसमें मिला हमको क्रेब्स साइकिल में वो है सिट्रेट। अब ये सिट्रेट से सिट्रिक एसिड साइकिल कुछ ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं लग रहे हैं, तो सिट्रेट से ही हमको इसका नाम रखा गया है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रेट क्योंकि इसका क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट मॉलिक्यूल है, तो इसलिए सिट्रेट, और इसी के नाम पर सिट्रिक एसिड साइकिल रखा गया है। डन। अब ये देखते हैं कि अगर, और ये सिट्रेट जो होता है आपका 6 कार्बन का होता है, और किस एंजाइम की हेल्प से, सिट्रेट सिंथेज होता है, और यहाँ पे एक को एंजाइम यानी इसका रिमूवल हो जाता है। यहाँ पे एडिशन हुआ था और यहाँ पे क्या होता है, को एंजाइम रिमूव हो जाता है।
अगर आपने सिट्रेट का स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं अभी बना देती हूँ आपका सिट्रेट का स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका सिट्रेट का स्ट्रक्चर। मैंने सिट्रेट का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल है सिट्रेट। और अब ये देखेंगे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नाम क्यों रखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, आप ये देखिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड और थर्ड, यानी कि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिट्रेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 कार्बोक्सिलिक, कुछ ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं लग रहे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें भी सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी के नाम पर, इसी स्ट्रक्चर के बेस पर उसका नाम रखा गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अभी हमें इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत और पड़ेगी। वैसे ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब ये जो सिट्रेट है ये आगे चलेगा और क्या इसको मिलेगा, एकोनिटेज एंजाइम। क्या मिलेगा आपको, एकोनिटेज एंजाइम। अब ये एकोनिटेज एंजाइम का क्या काम है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं, इसका सिर्फ ये काम है कि सिट्रेट का आइसोमर बनाना। अब ये सिट्रेट का आइसोमर क्यों बनाएगा ये भी आपको बताती हूँ। सिट्रेट के आइसोमर से हमें आइसोसिट्रेट मिलेगा। आइसोमर का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ भी चेंजिंग नहीं होता, इसकी एटम, इसके मॉलिक्यूल नंबर, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आता। अगर कुछ भी आइसोमर की में चेंजिंग आती है तो वो इसके स्ट्रक्चर में, ये चेंजिंग आएगी कि H यहाँ चला जाएगा, ये OH यहाँ पे आएगा और ये H इधर चला जाएगा। बस यही, इस स्ट्रक्चर में आइसोमर की सिर्फ यही चेंजिंग आएगा कि आपका OH इधर और H इधर चला जाएगा। बाकी इसके जो एटम्स, मॉलिक्यूल नंबर होते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब ये जो आपका आइसोसिट्रेट होता है ये 6 कार्बन का होता है। अब ये आइसोसिट्रेट आगे चलेगा, जब ये आगे चलेगा तो हमें क्या मिलता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। क्या मिलेगा हमें, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। और किस एंजाइम की हेल्प से, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो कोई भी उसे एक्सेप्ट करने आएगा। तो भाई कौन इसे एक्सेप्ट करना है, कौन कहेगा कि भाई मैं इसको हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करूँगा, तो इसे कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD कहेगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो NAD इसको एक बार फिर से इसको एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्या मिलेगा, NADH। NAD एक्सेप्ट किया, क्या हुआ, NADH। और यहाँ पे फिर से एक बार CO2 का रिमूवल होता है और डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि डिहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब क्या होगा, ये आगे साइकिल फिर चलेगी। अब ये देखिए, ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ये 5 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का होता है। तो मैंने यहाँ बताया ना आपको, CO2 का रिमूवल, यानी एक कार्बन रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, CO2 डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट आगे चलेगा, जब ये इसकी साइकिल आगे चलेगी तो फिर क्या बनेगा, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से सक्सिनाइल कोएंजाइम जो कि 4 कार्बन का होता है। तो अब ये 4 कार्बन का होता है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी एक बार हाइड्रोजन का रिमूवल फिर हो रहा है। फिर इसे कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD कहेगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। NAD इसको क्या करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा और NAD से NADH, यानी NADH जो NAD प्लस जो है NADH हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, NADH। अब यहाँ पे आप देखिए कि कोएंजाइम, मैंने आप इससे हम पहले मिल चुके हैं कोएंजाइम से। यहाँ पे देखिए पाइरुवेट में यहाँ पे क्या हो रहा है, कोएंजाइम का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी कोएंजाइम का क्या हो रहा है, एडिशन होगा। CO2 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम का क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो हमें क्या मिला, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो कि 4 कार्बन का होता है। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये फिर आगे चलेगी। फिर जब ये आगे चलेगा तो हमें क्या मिलेगा कि सक्सिनेट क्या होगा, जो कि 4 कार्बन का होता है। अब ये सक्सिनेट किस एंजाइम की हेल्प से, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज, नॉट अ सिंथेज, सिंथेज और सिंथेज में क्या फ़र्क है। सिंथेज में क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई ATP GTP हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिंथेज में क्या होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट्स नीड एनर्जी, मतलब सिंथेज को क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बट किसी चीज़ का फॉर्मेशन करने में। लेकिन अगर ये किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको सिंथेज में मतलब इसको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ATP GTP इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेसिस, अभी जो सक्सिनाइल को एंजाइम है ये आपका यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी जो होता है, जीटीपी इसमें में चेंज होता है, जीडीपी जो होता है जीटीपी में चेंज होता है। अब ये जो यहाँ पे क्या आता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है ऐसी एनर्जी जो सबस्ट्रेट के टूटने से बनी और हमने उसे यूज़ कर लिया एनर्जी प्रोडक्ट बनाने में, इट इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मतलब कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनाइल को एंजाइम, और इससे प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम, सक्सिनेट। तो अब इसमें जो इस प्रोडक्ट को जो बनाने में जो एनर्जी हमने यूज़ किया उसी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके कंपटीशन लेवल में ये पूछ सकता है। अब ये जो सक्सिनेट है ये फर्दर फिर आगे चलेगा और फिर उसमें क्या होगा, आपको क्या मिलता है, फ्यूमरेट कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। किस एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अब इसे एक्सेप्ट कौन करने आएगा हाइड्रोजन को, भाई अब तो NADH नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है भाई अब मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो FAD कहेगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, किसको, हाइड्रोजन को। तो FAD जो होगा, FADH2 मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बना हमारा, FADH2। लेकिन अभी हमारी मुलाकात NADH से होगी, ऐसा नहीं कि इसे अब ये छोड़ दिया एकदम से, नहीं। अभी आप देखिएगा आगे ये कैसे आता है और एंटर मारता है और फिर से NAD को क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखिए अभी आप, तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज रिमूवल हुआ, FADH2 आपका बना, ये 4 कार्बन का होता है। अब ये फिर आगे चलेगा, तो अब क्या होगा कि मैलेट बनेगा, क्या होगा, 4 कार्बन का मैलेट बनेगा, अभी नहीं बनेगा, सॉरी, पहले फ्यूमरेट आगे चलेगा, फिर क्या होगा, ये बहुत ही थक जाएगा भाई, ये तो कहेगा क्योंकि इसे अब मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते इतनी थक गई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मुझे पानी की ज़रूरत है। भाई हम कोई भी काम करें और हम थके ना, इम्पॉसिबल। अगर हम काम करेंगे फिर थकेंगे, हमें पानी की ज़रूरत होगी। पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे थकान को दूर कर सकती है। तो अब यहाँ क्या होगा कि अब ये साइकिल जो है चलती चलती इतनी थक गई कि इसे भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसे क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन होगा, H2O आएगा, मतलब इसे पानी H2O मिल गया, हाइड्रेशन। यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए था, एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए था, CO2 चाहिए था और H2O चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। CO2 भी हमें कितनी जगह में डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी CO2 का रिमूवल हुआ, यहाँ पे भी हाइड्रेशन हुआ और H2O हमें मिला। और किस एंजाइम की हेल्प से ये मैलेट में हो रहा है, फ्यूमरेज की हेल्प से ये मैलेट में होगा चेंज, और ये 4 कार्बन का होता है। अब ये मैलेट लास्ट, इसकी जो प्रोसेसिंग है, लास्ट नहीं कहेंगे क्योंकि साइकिल तो रिसाइकिल होती रहेगी, मेरी साइकिल जो होती है आपकी क्या होगी, चलती रहेगी। तो ये जो मैलेट होगा फिर ये ऑक्जेलोएसीटेट के पास पहुंच ही जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये 4 कार्बन का होता है। अब ये जो मैलेट है ये किस एंजाइम की हेल्प से हो रही है, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या आया, फिर डिहाइड्रोजिनेज आया, और फिर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि अभी NADH एंटर करेगा, भाई अब इसे कौन एक्सेप्ट करने आएगा, हाइड्रोजन का फिर से रिमूवल हो रहा है। तो NAD कहेगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, किसे, H को, जो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो NAD प्लस एक्सेप्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, NADH। अब ये क्या होगा, पूरी साइकिल एक बार फिर से मतलब कंप्लीट हो गई, यानी मैलेट जो है ऑक्जेलोएसीटेट के पास पहुंच गया, फिर से वही रिसाइकलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से क्रेब्स साइकिल फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका क्रेब्स साइकिल। अब ये जो पायरुवेट और एसीटाइल कोएंजाइम, इसके जो बीच का जो हम यू कैन लिंक बोल दे, तो ये जो इसके बीच का लिंक होता है, यानी पायरुवेट से एसीटाइल कोएंजाइम का बनना, इसे हम क्रेब्स साइकिल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है और पायरुवेट तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो पायरुवेट से तो सीधा क्रेब्स साइकिल तो गया नहीं ना। तो पायरुवेट और एसीटाइल कोएंजाइम के जो बीच का जो लिंक होता है ना, उसे हम ग्लाइकोलिसिस ही कहेंगे, क्योंकि अभी से यहाँ से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, क्रेब्स साइकिल यहाँ से सिट्रेट से यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रेब्स साइकिल। तो चलिए चलते हैं अब, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमें NADH इसमें कितना मिला, FADH2 हमें कितना मिला, GTP ATP मीन्स कितना मिला, और हमें CO2 इसमें कितना मिला। तो इसमें जो CO2 है,
यानी हमें इसमें कितना मिला 2CO2। 1 कितना मिला, यहाँ पे देखिए आप GTP है, तो 1 GTP या ATP भी आप कह सकते हैं। ATP जो है प्लांट में पाया जाता है और GTP जो होता है हम एनिमल में देखने को मिलता है। और अब हमें 3NADH और 1 FADH2, यहाँ पे एक बार आया था ना हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने, तो 1 FADH2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इससे कैलकुलेट कर देंगे इंटू 2, तो 2CO2 1 JTP या ATP 3NADH 1 FADH2। तो यहाँ पे 3 बार हमें क्या मिला, NADH मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला 2, एक यहाँ पे मिला 3, 1 2 3 हमें NADH मिला, 1 GTP मिला और एक हमें FADH2 मिला और 2 बार हमें CO2 मिला। तो देखा आपने पायरुवेट आगे कैसे टूटता है और फिर हमें क्या मिलता है, CO2 और H2 मिल जाता है। हमें ग्लाइकोलिसिस से क्या मैंने बताया था आपको, उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, यानी ग्लाइकोलिसिस से हमें सिर्फ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। पूरी एनर्जी कब मिलती है हमें, जब पायरुवेट आगे टूट जाता है और CO2 और H2O हमें मिल जाता है। तो ये रहे आपके क्रेब्स साइकिल। और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा गया, ये सब भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं कि इसे क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसे क्यों कहा जाता है ये बहुत ही मायने रखता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको क्रेब्स साइकिल समझाने में, क्योंकि किसी भी साइकिल को पढ़ने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग उसको सिर्फ रट लेते हैं और एग्ज़ाम में लिख देते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल या किसी भी साइकिल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी कंपटीशन में अगर इससे एक भी क्वेश्चन पुट अप होता है ना, तो हम इसे छोड़े बिल्कुल भी नहीं, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर इस साइकिल से एक भी क्वेश्चन छूटता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, या कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।